तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 179 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग और वो सेवेज एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच लू फेंग बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और अपने कॉन्शियसनेस को खो जाता है और उस ग्राउंड में सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग मारा जा चुका होता है और यहाँ पे सेवेज साइलेंटली खड़ा होता है और फिर वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि लू फेंग, मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें हराकर फिर सुसाइड कर लूँगा ताकि मैं लूजर सर्कल में जाके वहाँ के मैचेस में इंगेज हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी पावर मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे फुल स्ट्रेंथ के अनलीज किए बिना मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें हराने के लिए। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की बात करें उस लूजर सर्कल में तो तुम्हें हराना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अब फिर सेवेज उसी सीन को रिकैप करता है जहाँ पे वो कहता है कि मैं पूरी अपनी जान लगा देने वाला था, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं था और यहाँ पे मेरी जीत पक्की होनी चाहिए थी। अब फिर लू फेंग के बारे में वो सोचता है कि लू फेंग का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्विक था, क्योंकि वो कहता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार मेरे फुल स्ट्रेंथ के निकलने के बाद मैंने अपनी ग्राउंड और स्पेस ओरिजिन लॉ दोनों को रिलीज किया था, जिसके कारण मेरी एक मिरर इमेज भी पता चल गई थी, जिसके कारण मैंने लू फेंग को शॉक कर दिया था और डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया था, लेकिन वो मेरे इस अटैक को फिर भी आराम से डॉज कर लिया। और अब फिर वो सोचता है कि मैं उस पर अटैक करता शायद वो डॉज कर लेता और इसमें जख्मी भी हो जाता और फिर उसके बाद मैं सुसाइड करके हार जाता। और अब फिर वहाँ पे वो कहता है कि ये बहुत ही सिंपल था, लेकिन रियलिटी की बात करें तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपनी पूरी पावर को रिलीज करना पड़ेगा। और वो लू फेंग के बारे में सोचता है कि लू फेंग की वो दोनों गोल्डन ब्लेड्स 18 लिटिल ब्लेड्स में बदल गई थी और मैं चारों तरफ रिवॉल्व करने लगी थी, जिसके कारण मुझे वहाँ पे उतनी अच्छा कवर नहीं मिल पाया था और मैं चारों तरफ वो स्पेस में घूमने लगा था, जिसके कारण वहाँ पे फॉर्मेशन को तोड़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे तो उसने अपने दोनों गोल्डन फिश से अटैक किया था और इसी बीच लू फेंग ने ऐसे करके अपने आप को मूव में ये कर दिया था। और अब फिर वो कहता है कि जब मैंने अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज किया था तो उस वक्त से बैटल को ख़त्म होने में 0.1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगा था। और अब फिर वो सोचता है कि आखिर लू फेंग ने इस 0.1 सेकेंड में ही इतना कुछ कैसे सोच लिया, इतना ज़्यादा प्लानिंग कि मुझे कैसे वो फंसा और उन्हें कैसे वो हराए। और यहाँ पे वो सोचता है कि लू फेंग एब्सोल्यूट काम था, यहाँ पे मैं इस तरह के कामनेस को कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि अर्थ पे लू फेंग ने बहुत ज़्यादा लाइफ एंड डेथ को एक्सपीरियंस किया था, स्पेशली उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के थ्रेट को, जहाँ पे लू फेंग तो मर ही चुका था। और अब फिर लू फेंग ने इन्हीं सारे एक्सपीरियंस की मदद से और इन सारे डेंजर्स को भागकर अपने आप को काम किए हुए रखा था। और अब की बार उसके पास तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी ब्लड लाइन मौजूद थी, जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्लाउटरी कोल्ड बनाती थी, जिसके कारण वो अपने बैटल पे पूरी तरह से फोकस कर पाता था। यहाँ पे लू फेंग की जो मेंटल ट्रेनिंग थी वो बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर के कारण और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और अगर बात करें टर्म्स ऑफ कामनेस के बारे में तो लू फेंग बाकी सारे जीनियस से कई गुना आगे निकल चुका था गेटवे ऑफ ओरिजिन में। और यहाँ पे कामनेस बैटल में बहुत ही जरूरी होता है। और अब फिर हमें आगे बताया जाता है कि लू फेंग तो भले उतनी काम नहीं हो पाया है, लेकिन अगर बात करें होंग और थंडर गॉड की तो वो तो बहुत ही अलग लेवल पे हैं। होंग और थंडर गॉड तो उन्होंने चाइनीज और इंडियन कल्चर को हाईएस्ट लेवल तक सीखा है, यहाँ तक कि लू फेंग जो उनसे वीकर है उन्होंने भी अपने इस मेंटल स्टेट पे ध्यान दिया है, जिसके कारण वो अपने आप को काम रख पाया था। अब सीन चेंज कर हमें उसी बैटल अरीना को दिखाया जाता, जहाँ पे वो कमेंटेटर बोलता है कांग्रेचुलेसन टू रोंग जून। यहाँ पे लू फेंग हार चुका होता है। और अब फिर यहाँ पे हमें उसे दिखाया जाता है, वो मन में सोचता है कि लू फेंग शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैच देने के लिए कि आज मैं अपने फुल पावर को निकाल पाया हूँ।
और फिर हमें उन सारे बिलियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे लोग रोज उनके लिए चिल्ला रहे होते। वहीं पे कई लोग और वहीं पे बाकी सारे लोग मैडमैन लू फेंग के लिए भी चिल्ला रहे थे, क्योंकि ये मैच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और लू फेंग ने जो स्ट्रेंथ दिखाई थी उसके मुताबिक सबको लगा था कि लू फेंग ही विक्ट्री होगा, लेकिन किसको पता था कि रोंग जून जो अभी अपने एक मिरर इमेज को भी प्रोड्यूस करने के लायक है और वो इस मैच को पूरी तरह से बदल देगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग तो मारा जाता है, लेकिन लू फेंग के किए गए अटैक से रोंग जून भी बहुत ज़्यादा हेवली इंजर्ड था, जिसके कारण वो भी करीब मरने वाली हालत में था। और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स गानू कॉन्टिनेंट लार्ज पैलेस को दिखाया जाता, जहाँ पे उसी पैलेस में 1000 यूथ्स एक जगह रुके हुए थे। वो सारे उसी बैटल स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और ये बैटल किसी और की नहीं लू फेंग और रोंग जून की होती है, जो कि अभी खत्म हो गई होती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से बात करते कि तुम खुद को गानू यूनिवर्स कंट्री का मोस्ट एक्सेप्शनल जीनियस कहलाते हो। यहाँ देखो इन सब की तरफ क्या तुम इनके बराबरी भी कर सकते हो। और यहाँ पे वो आदमी ये कह के वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पे जितने भी मेन थे वो सब भी एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं और वो इस दर्द को समझ सकते थे। फिर वहाँ पे एक हमें बंदे को दिखाया जाता कि हाँ ये मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे एक और बंदा कहता है कि हाँ ये मैडमैन अगर इसके दोनों गोल्डन ब्लेड्स मुझसे टकराए तो मैं इसे कभी नहीं रोक पाऊंगा। और यहाँ पे सब जानते थे कि लू फेंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें सीन चेंज कर गानू कॉन्टिनेंट फ्लोटिंग आइलैंड ह्यूज कंस्ट्रक्शन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लडी इमेजेस ऑफ थ्रोन्स होती है, जहाँ पे ग्रेट और इटर्नल अनडाइंग बीइंग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते उस बैटल के बारे में। और फिर वहाँ हमें एक अनडाइंग बीइंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिर ये कितने लंबे समय बात हो रहा है कि ये हिस्ट्री ऑफ गानू यूनिवर्स में ऐसे जीनियस के बीच ड्यूल्स हो रहा है। और यहाँ पे बाकी लोग भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे 300 जीनियस कंपटीशन हो चुके हैं और यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि स्टार लेवल 7 का है, वो भी इतने सारों को एक साथ हरा सकता है, उसकी पावर इनक्रेडिबल है। और यहाँ पे एक और बंदा कहता कि हाँ ये मैच बहुत ही एक्साइटेड था, मैंने 1.89 मिलियन ईयर्स से जिए हैं लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ओपोनेंट को नहीं देखा जो कि मेरे से कमज़ोर हो। और अभी की मर्तबा वो एक अनडाइंग बीइंग होता है और यहाँ पे वो कहता है कि अनडाइंग बीइंग बनने का पाथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और इसी रास्ते में कई सारे जीनियस आगे बढ़ते हैं तो कई सारे जीनियस गिर भी जाते हैं। और ये काउंटलेस स्टार फिल्म में मौजूद थे। और जीनियस की बात करें लू फेंग और रोंग जून के जैसे तो वो एब्सोल्यूट जीनियस में कहलाते हैं और उनके आगे चल के डेथ के चांसेस भी लोअर है। और अब फिर वो सभी कहते कि हाँ सही बात है। और अब फिर वो आगे बोलते कि ये रोंग जून ये पक्का स्ट्रांग है और ये टॉप 1000 में आराम से आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात करें नंबर 1 इस पूरे इंटायर यूनिवर्स में तो शायद वो नहीं आ सकता, इसके चांसेस बहुत ही लो है। यहाँ तक कि अगर बात करें टॉप 10 में तो उसके आने का चांस है। और यहाँ पे वो कहता है कि हाँ रोंग जून जरूर आ सकता है नंबर 1 जीनियस इस यूनिवर्स गानू में, लेकिन लू फेंग की बात करें तो वो टॉप 10 में आ सकता है। रवि की मर्तबा यहाँ पे एक और अनडाइंग बंदा कहता है कि लू फेंग ये बंदा जितना काम है मैं इसकी कामनेस से इम्प्रेस हो गया हूँ, जब ये आगे चलकर और भी ज़्यादा अचीवमेंट यूज करेगा तो इसके मरने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। और अभी के मर्तबा वो सारे इसी बैटल के बारे में सोच रहे होते और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने अर्थ होम पे आ चुका होता है। वो कहता है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक इनफ नहीं हुई है, मैं एक स्पिरिट रीडर कंट्रोलर हूँ जो कि अपने स्पिरिट वेपन पे ही अफेयर रहता हूँ। और अब फिर वहाँ पे वो कहता है कि जब कोई बंदा मेरे क्लोज आ जाएगा तो ये एक सुसाइड के जैसा ही है, तो इसलिए मुझे अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। और फिर वो कहता है कि मैं जिस तरह से लड़ रहा था उस तरह से रोंग जून मुझे को छू नहीं पा रहा था, लेकिन ये मेरे लिए एक दिन डिसएडवांटेज हो सकता है। यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी है जो कि स्पेस ओरिजिन लॉ को समझता है और मैं तो अभी स्पेस ओरिजिन लॉ को अभी तक छुआ भी नहीं है। लेकिन फिर से लू फेंग सोचता है कि इन सब से क्या फ़ायदा है, जब मैं अपने एब्सोल्यूट स्पेस के ट्रेनिंग को कर लूँगा तो मेरी फ्लाइंग स्पिरिट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़
बढ़ जाएगी और इसी कारण में स्पीड भी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के मर्तबा वो कहता है कि मेरी सोडियम शटल अभी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स है और ये उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। या फिर हमें सीन चेंज कर उन साइड डोजो ऑफ लिमिट्स को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आधे घंटे बाद वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में जाता है। या फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड 9 स्टार बे को दिखाया जाता है जहाँ पे थंडर गॉड जैसे ही देखते लू फेंग आ गया तो कहते हैं थर्डी तुम वापस आ ही गए, आखिरकार तुम इतने देर बाद बैटल के बाद क्यों आए और कहाँ गए थे। लू फेंग वहाँ पे आता है, वहाँ पे यूजिन और बाकी सब भी होते हैं और वहाँ पे लू फेंग जैसे ही आता है उसके दोनों बच्चे आके कहते डैडी आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर लू हुआ भी आके उससे कहता है कि बिग ब्रदर तुम्हारा मैच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और वो कहता है कि अभी के मर्तबा तुमने पूरे इंटायर गानू यूनिवर्स कंट्री को हिला के रख दिया है, काउंटलेस पीपुल तुम्हारे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और वो कहता है कि तुम चाहो तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पेज को देख सकते हो, वहाँ पे कई सारे लोगों ने कई मैसेजेस भी छोड़े हैं, कह रहे हैं कि तुम और रोंगजुन इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस हो। अब ये सुनकर उसके लू फेंग के फादर भी कहते हैं कि हाँ बाहर तो सब लोग पागल हो चुके हैं और अभी के मर्तबा देखा जाए तो तुम मैच हार चुके हो, लेकिन फिर भी पूरा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड तुम्हारे इसी बात से खुशी मना रही है कि तुम एब्सोल्यूट जीनियस कहलाने के लायक हो। और अब फिर वहाँ पे तभी लू फेंग पूछता है कि आखिर बिग ब्रदर कहाँ पे है। तो यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि बिग ब्रदर और लुओ अपने घर में हैं और वो फिर वहाँ होंग के हाउस की तरफ पॉइंट कर देते और कहते हैं कि ये लगभग 10 मिनट से हो रहा है। यहाँ पे फाउंडर ऑफ 3x माउंटेन लुओ यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि क्या टाइम सेक्टर लॉर्ड और बिग ब्रदर वो दोनों एक साथ कर रहे हैं। या फिर हमें सीन चेंज कर लिविंग रूम दिखाया जाता है होंग के हाउस के। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो कि होंग के अपोजिट में बैठा हुआ होता है और अब फिर वो होंग की तरफ देख के पूछता है कि तुम इसे रिग्रेट तो नहीं करोगे क्योंकि तुम 20,000 साल तक मेरे साथ ही रहोगे और तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो होंग बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि हाँ मैं रहना चाहता हूँ। और अब ये सुनकर वो टाइम सेक्टर लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपना ऐसे मन क्यों बना लिया मुझे अपना टीचर बनाने का। तो ये सुनकर होंग कहते हैं कि मैंने उस मैच से बहुत सारा एनालाइज किया है, मैंने ये देखा कि एक ब्लिंक ऑफ आई में ही मैं थर्ड ब्रदर मुझसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। और यहाँ पे उसे पता था कि लू फेंग उससे स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना भी नहीं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब फिर होंग कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे ही अकेले में खुद के बिना टीचर के ट्रेनिंग ली तो मुझे ये डर है तो मेरे और थर्ड ब्रदर के बीच के अंतर का बैटल गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर वो आगे कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं थर्ड ब्रदर नहीं मैं सेकंड ब्रदर वो भी मुझसे आगे निकलने लगे हैं। यहाँ पर तो सेकंड ब्रदर के पास खुद की इनहेरिटेंस भी आ चुकी है जिसके कारण उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो ये सुनकर टाइम सेक्टर लॉर्ड स्माइल करते हुए कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि तुम प्रेशर फील कर रहे हो। और अब फिर वो कहते हैं कि ये कैसा होगा कि मैं तुम्हें एक यूनिवर्स भेजूं और वहाँ पे तुम्हें एक दिन का टाइम मिलेगा अपने फैमिली से मिलने के लिए, तुम फिर उसके पास मेरे बाद आ सकते हो। तो ये सुनकर होंग इसके लिए मान जाता। अब इसके बाद वो सेक्टर लॉर्ड वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो जाता है लू फेंग और थंडर गॉड वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं होंग उन दोनों को बैठने के लिए बोलता है और फिर थंडर गॉड होंग की तरफ पूछते कि बिग ब्रदर आखिर यहाँ क्या चल रहा है। उस फाउंडर ऑफ 3x माउंटेन जो कि टाइम सेक्टर लॉर्ड है वो आखिर सडनली यहाँ पे क्यों आ गया, क्या उसने तुम्हें 10 दिन का टाइम नहीं दिया था, अभी तो 2 से 3 दिन बाकी ही हैं। लू फेंग भी नर्वस होते हुए पूछता है। अब यहाँ पे होंग कहता है कि मैंने उसे अपना टीचर देखने के लिए मान गया हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग और थंडर गॉड के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते कि क्या उसे अपना टीचर माना। तो यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि तुमने सच में उस टाइम सेक्टर लॉर्ड को अपने साथ जाने के लिए मना लिया है। और अब फिर वो कहता है कि ये ट्रिप 20,000 सालों तक का होने वाला है, क्या तुम्हें ये 20,000 साल कम लगते हैं? हमारा चाइना का रिकॉर्डेड हिस्ट्री और कल्चर भी वो भी सिर्फ 5,000 सालों की पुराना है और तुम यहाँ पे 20,000 सालों के लिए ऐसे ही चले जा रहे हो, ये तो सिंपली। और अब फिर ये सुनकर होंग कहते हैं कि लेकिन फिर भी हम वर्चुअल यूनिवर्स में मिल सकते हैं। तो थंडर गॉड कहता है कि ये अलग है। और यहाँ पे लू फेंग भी पूछता है कि क्या तुमने सच में ये डिसाइड कर लिया है। तो ये सुनकर लू फेंग उसके तरफ देखते हुए कहता है कि इस 20,000 साल में तुम फिर से अर्थ को नहीं देख पाओगे, यहाँ पे तुम उस हवा को भी नहीं महसूस कर पाओगे जो तुम्हें अर्थ पे फील होता है।
और यहाँ पे होंग कहता है कि लेकिन मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा। मेरे बच्चे वो तो पहले ही मैरिड हो चुके हैं और मैं वैसे भी उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रहा, और अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं उनसे वर्चुअल यूनिवर्स में मिल सकता हूँ। और वो कहता है कि मुझे सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी वाइफ भी मर चुकी है और मेरे चिल्ड्रंस वो भी मैरिज हो गए हैं और उनकी भी फैमिली हो गई है, और यहाँ पे मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मेरी लाइफ में है वो मेरे मार्शल आर्ट्स बनना है। और फिर वो आगे कहते हैं कि इस यूनिवर्स में घूमना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें देखना, यहाँ पे मुझे अपने लाइफ के लक्ष्य को ढूंढना है। और फिर वो कहते हैं कि इस वास्ट यूनिवर्स में ऐसे कई सारे स्ट्रॉन्ग बंदे मौजूद हैं, मेरा इसमें सिर्फ एम स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और आउटस्टैंडिंग बनना है इस यूनिवर्स में। तो ये सुनकर लू फेंग और थंडर गॉड भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है, और उन्हें होंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एस्पिरेशन महसूस होता है। और आप फिर वहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे एक हाई लेवल पाथ में जाना है मार्शल आर्ट्स में। और फिर होंग उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सेकंड और थर्ड ब्रदर, तुम दोनों मेरे लिए जरूर हैप्पी होगे क्योंकि तुम दोनों के पास पहले ही इनहेरिटेंस आ चुकी है। और यहाँ पे क्या तुम अपने बिग ब्रदर को ये देखना चाहते हो कि वो आइसोलेट होके अकेले ट्रेनिंग करें? तो ये सुनकर थंडर गॉड भी शॉक हो जाते हैं और वो हंसने लगता है और कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और वो कहते हैं कि थर्डी और मैंने अपने इनहेरिटेंस को ले लिया है और तुम भी जाओ उस सेक्टर लॉर्ड को फॉलो कर सकते हो, और हमारा तुम्हारे साथ कोई कंपेयर नहीं है। और जब हम यहाँ पे तीनों मिलेंगे तो देखेंगे कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम। अब ये सुनकर होंग भी हंसते और कहते कि तो फिर देखना कौन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्स्ट टाइम। और लू फेंग भी हंसते हुए उनसे बात करने लगता है। और यहाँ पे होंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम अभी केयरफुल हो और अपने लीड को मेंटेन कर रखो क्योंकि ब्लिंक ऑफ आई में ही मैं और सेकंड ब्रदर तुमको कैचअप कर लेंगे। तो ये सुनकर थंडर गॉड कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं और बिग ब्रदर तुम्हें कोई भी चांस नहीं देने वाले हैं आगे जाने का। अब मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस है और मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी बढ़ रही है, और यहाँ पे मेरे बिग ब्रदर की कंप्रीहेंशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसी कारण तुम्हें इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है तो आओ मेरा पीछा करो। लू फेंग भी सब हंसने लगते और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर मिल्की वे अर्थ एशिया कंटिनेंट होंगनियान बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे भी चाइना टाइम ईयर 2066 27 जुलाई हो रहा होता है और अभी के दरमियान शाम का समय होता है। और हमें एक यूनिवर्सल शिप को दिखाया जाता है जो कि होंगनियान बेस के ऊपर उड़ रहा होता है। वह फिर हमें वहाँ पे सारे फैमिलीज को दिखाया जाता है जो कि होंग के फैमिली होते हैं, और जितने भी डोजो ऑफ लिमिट्स के अपर एचलन होते हैं वो सारे वहाँ पे जमा हुए होते हैं, और सारे लोग होंग को अभी गुड बाय बोलने के लिए कह रहे होते हैं और आए हुए होते हैं। वह फिर वहाँ पे सबसे उनकी आखिरी मुलाकात होती है। वह फिर वहाँ पे वो यूनिवर्स आसमान में उड़कर यूनिवर्स में शहर में चली जाती है। वह फिर थंडर गॉड भी बिग ब्रदर को कहते हैं कि बिग ब्रदर ऑल द बेस्ट, और यहाँ पे वो कुछ तो नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे लू फेंग भी उसको कहता है ऑल द बेस्ट। और इसी दिन ईयर 2066 27 जुलाई जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था अर्थ का होंग, वो अपने घर को छोड़ के निकल पड़ा है एक बहुत ही लंबे सफर में। और फिर हमें सीन चेंज कर उन सारे जीनियस ड्यूल के बारे में बताया जाता है जहाँ पे बैटल बिटवीन लू फेंग और रोंग जुन का खत्म हो चुका था, और अभी के मर्तबा यहाँ के सारे मैचेस भी खत्म हो चुके थे और अभी 625 विक्टर्स आ चुके थे, और अभी 9375 लूजर सर्कल्स में इंटर हो चुके थे, और अभी उनके लिए 3 दिन रेस्ट का टाइम था। फिर उनके बाद और भी ज़्यादा मैचेस स्टार्ट होने वाली थी लूजर सर्कल की, और यहाँ पे उन सबको 9374 टाइम्स तक फाइट करना था ताकि वो 275 के नेम लिस्ट में आ सके। और फिर हमें सीन चेंज कर अर्थ जियानडान बेस याओजाओ सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग बालकनी के कैसल में बैठे हुए कहता है कि बिग ब्रदर अब जा चुके हैं और अभी के मर्तबा वो वहाँ अकेले होता है। वो कहता है कि वो अभी टाइम सेक्टर लॉर्ड के साथ इस यूनिवर्स में वॉन्डर करने गया है। अभी के मर्तबा उसके अंदर पूरे पास्ट का सीन क्लियरली आ रहा था कि कैसे वो तीनों एक साथ रहा करते थे, और अब फिर यहाँ पे उसके मन में वो बात आती है कल वाली बात जो उन्होंने आपस में की थी कि हम कुछ हजारों साल बाद मिलेंगे और वहाँ पे फिर से हम तीनों ब्रदर्स एक साथ कम्पिटिट करेंगे। और यहाँ पे लू फेंग भी कहता कि हाँ हम लोग कम्पिटिट करेंगे, और वो कहता कि आखिर डरता कौन है, और वो फिर कहता कि होंग
और यहाँ पे लू फेंग अपने चाय के कप को नीचे रखता और कहता कि बिग ब्रदर मैं भी अपना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, मैं भी रिलैक्स नहीं करूँगा। और फिर वो बबाता को वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करने के लिए बोलता है और फिर लू फेंग अपने ट्रेड ऑफ कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स में भेज देता है। अभी के मर्तबा उसकी कॉन्शियसनेस लेवल भी हाई हो चुकी होती है उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से। लू फेंग वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स में स्लाउटर हाउस स्पेस में आ चुका होता है और अभी के मर्तबा लू फेंग यहाँ प्रैक्टिस करने वाला था और लू फेंग वहाँ पे आ जाता है। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि डेमन बबाता होती है और अभी के मर्तबा वो कहती है कि लू फेंग तुम्हारा ड्यूल अभी खत्म हो गया और तुम्हें 3 दिन का रेस्ट मिला है, लेकिन ये पहला ही दिन है, तुम पहले ही स्लाउटर हाउस में आ चुके हैं, लगता है तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो। और फिर वो कहती है बताओ तुम्हें कैसा ओपोनेंट चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए सेट कर सकूं, मैं तुम्हारे ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर लू फेंग कहता है कि मैं अभी एक स्पिरिट वेपन चाहता हूँ, एक स्पिरिट वेपन जो कि सिर्फ फ्लाइंग के लिए ही बनी हूँ और यहाँ पे वो ऐसी होनी चाहिए कि वो छोटे से जगह में भी आराम से ट्विस्ट होके मुड़ सके। और फिर यहाँ पे लू फेंग उस सेवेज रॉन्गजून के बारे में याद करता है कि उसके फाइट के बीच में उसकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड नहीं थी कि वो अपने ओपोनेंट की स्पीड के साथ फेस कर सके। अब ये सुनकर जब लू फेंग उसके फ्लाइंग के बारे में बात कर रहा तो बबाता भी कहती है कि तो तुमने अपने वीकनेस को फाइंड कर लिया। और यहाँ पे फिर वो कहती है कि तो बताओ लू फेंग तुम किस तरह के वेपन को ढूंढ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट या फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो ये सुनकर लू फेंग भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो लिटिल डेमन कहती है कि ये शॉर्ट टर्म ये ऐसी है कि जो कि तुम्हें बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा बना देगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक बेसिक को ही कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे वो कहती है तो बताओ तुम्हें कैसा वेपन चाहिए। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि लॉन्ग टर्म, और मैं वैसे भी टाइम की कमी नहीं है। तो ये सुनकर वो लिटिल डेमन कहती है कि बहुत अच्छे, तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही चालाकी से भरी हुई है। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुटेबल वेपन लाने वाली हूँ। और फिर वो एक फ्लाइंग स्पिरिट वेपन लाती है जो कि ऑरिजिन लॉस से घिरी हुई होती है, जिसमें गोल्ड और स्पेस भी होती है और वो एक लेवल 5 स्पिरिट वेपन होता है। और हमें बताया जाता है कि उसका नाम डार्क क्लाउड शटल होता है। और वो कहती है कि अभी के मर्तबा ये तुम्हारी शुरुआत है, तो तुम इसकी स्पीड सोइंग शटल जितनी नहीं ला सकते हो, लेकिन इतना रश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसके लिए ट्रेन कर सकती हूँ। तो लू फेंग कहता है कि तुम्हें इसको ट्रेन करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सुनकर लिटिल डेमन कहती है कि ये तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है, जितना ऊंचा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा उतनी जल्दी तुम ओरिजिन लॉ को फास्ट से सीख पाओगे। और यहाँ पे मैं तुम्हारे एक सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग को बना लेती हूँ जिसको क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें कम से कम 1 साल तो लग ही जाएंगे। अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बुरा रहा तो यहाँ तक कि 100 साल भी हो जाएंगे, फिर भी तुम उसको पास नहीं कर पाओगे। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या तुम एक सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग को बनाना चाहती हो। तो लिटिल डेमन हंसते हुए कहती है कि हाँ, ऐसे ही तुम सीख पाओगे और मैं ही तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ। या फिर हमें ईयर 2066 जुलाई 30 को दिखाया जाता है जहाँ पे लूजर सर्कल का मैचेस भी बिगिन हो चुका होता है। और यहाँ पे एक दिन में 10 बैटल हो रही होती है और लू फेंग के स्पीड के मुताबिक उसे एक मैच खत्म करने में 1 भी मिनट नहीं लग रहा था। और यहाँ पे लू फेंग बड़ी आराम से सारे ओपोनेंट्स को फेस कर पा रहा था। और अभी के मर्तबा लू फेंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी था और अभी वो टॉप 10,000 आ चुका था उस गानू यूनिवर्स कंट्री के जीनियस में। और अगर बात करें लूजर सर्कल में तो वहाँ पे टोटल 49 ऐसे बंदे थे जो कि गेटवे ऑफ ओरिजिन लॉ पे आ चुके थे और वहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे बंदे थे जो कि लू फेंग के साथ मैचअप कर सकते थे। और अभी के मर्तबा लू फेंग बड़ी आसानी से उन सारे लूजर सर्कल को हरा दे रहा था। लू फेंग को तो कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन मेन स्ट्रगल तो लू फेंग को स्लाउटर हाउस में करना पड़ रहा था। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग स्लाउटर हाउस में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पे हमें ग्रास लैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे काउंटलेस ब्लड्स होते हैं जो कि स्काई में फ्लाई कर रहे होते लू फेंग की तरफ और लू फेंग उन सबको डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे बबाता उसी कहती है कि उसे डॉज करो, किसी को छूना नहीं, तुम्हें फास्ट होना चाहिए। और कहती है कि तुम्हें 100% स्कोर करना नहीं तो तुम्हें फिर से इसे स्टार्ट करना होगा। या फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पेक्यूलियर शटल स्पिरिट वेपन पे होता है जो कि डार्क क्लाउड शटल नेचुरली दिख रहा होता है और वो
लू फेंग के बूट्स में बंधा हुआ होता है। अभी के मर्तबा लू फेंग उस एक ब्लडी इमेज बन जाता और वो कॉन्स्टेंटली सारे को डॉज कर रहा होता। लेकिन तभी वहां पर 3 बर्ड लू फेंग से आके टकरा जाते हैं और जैसे ही वो टकराता है सारे ब्लड बर्ड वहां से गायब हो जाते। तो डेमन बबाता कहती है कि तुम फिर से फेल हो गए और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने बेसिक को फिर से ट्रेन करना होगा। मैंने तुम्हारा जितना स्टूपिड कभी नहीं देखा। और फिर बबाता वहां पे फिर से वहां की सराउंडिंग गायब करके एक मशीनरी फैक्ट्री ले आती है जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और बबाता चिल्लाते हुए कहते हैं कि शुरू करो। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे बिल्कुल ही शांत हो रहा होता है और यहाँ पे वो बबाता के शब्दों पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। यहाँ पे बबाता के हिल लाइक ट्रेनिंग को दिखाकर लू फेंग अपने आप को और भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कराने लगता है। और यहाँ पे डेमन बबाता के शब्द भी चेंज होने लगते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा स्टूपिड, फिर एवरेज, फिर कमजोर, फिर फाइनली वो बोलती है कि तुम इसमें पास हो सकते हो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग उन सारे बंदों को हराकर फिर से उन टॉप 1000 में आकर उस यूनिवर्स गानू जीनियस कंपटीशन में आ पाता या फिर नहीं, या फिर लू फेंग को ऐसा फिर से कोई कंपटीशन वाला मिल जाएगा जो उसे हरा देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।